हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। आज मैं बोल्टेड कनेक्शन का पार्ट 2 लेके आया हूँ। कल मैंने पार्ट 1 कराया था इसका, जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देख लें। आज हम पार्ट 2 करेंगे और पार्ट 2 में आज हम बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं बता दूं जो स्टूडेंट्स नए जुड़े हैं कि मैं इसको पूरी तरह लिमिट स्टेट मेथड से करा रहा हूँ, यानी कि IAS 800 2007 के मेथड से करा रहा हूँ, ताकि आपका जो नया सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ें और पुराने सिलेबस से करके एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो जाके पार्ट 1 को देख लें। मैं उसको लिंक में डाल दूंगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन आपको दिया है, लैप जॉइंट्स आर सब्जेक्टेड टू। लैप जॉइंट्स आर सब्जेक्टेड टू, जो लोग हिंदी टू इंग्लिश का प्रॉब्लम आ रही है, देखिए एक बात को समझिए, इस समय पूरा जो आपकी बुक के जो क्वेश्चंस हैं, पहली बात तो बुक में क्वेश्चंस आपकी कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है नहीं। ठीक है, अगर हम उसको फ्रेम करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस में बाइलिंगुअल लैंग्वेज फ्रेम करने का इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा क्वेश्चन हम फ्रेम करें। ठीक, जिन लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम है वो सिर्फ मेरी बात को सुने। ठीक है, हिंदी वाले भी हिंदी को जानते हैं, इंग्लिश वाले भी हिंदी को जानते हैं। ठीक, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात को सुनिए, मैं पूरा ऐसे ट्रांसलेट कर दूंगा कि आपको सब समझ में आएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ लैंग्वेज बैरियर मत बनाइए अपने आगे। जो मैं बता रहा हूँ उस बात को समझिए, सुनिए, कोई प्रॉब्लम हो आप पूछिए, हम उसका सॉल्यूशन भी आपको देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लैप जॉइंट्स आर सब्जेक्टेड टू। ठीक, इस क्वेश्चन का मतलब है जितने भी चढ़ाव जोड़ हैं वो किसके अधीन है, किस टाइप के बल के अधीन है। ठीक, तो चढ़ाव जोड़ क्या होते हैं? चढ़ाव जोड़ का मतलब है एक जोड़, ठीक है, एक प्लेट और उसके ऊपर दूसरी प्लेट, यही तो होता है चढ़ाव जोड़। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ जानते हैं कि जो स्ट्रेसेस बनते हैं एक प्लेट पे इस तरफ, एक प्लेट पे इस तरफ। ठीक है, अब ये दोनों प्लेट पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो क्या ये दोनों फोर्सेस एक लाइन में है? इसकी एक की जो रेखा काम करने की दिशा है, जो कार्य दिशा है वो ये है, दूसरे की कहीं नीचे है, ये एक रेखा में तो है नहीं। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर होता है एक ही दिशा में, एक ही रेखा में कोई चीज़ जब काम करती है समरेखीय, तो उसको कोलिनियर कहते हैं। तो ये कोलिनियर तो है नहीं, पहला ऑप्शन इसका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है एक्सेंट्रिक। ठीक है, एक्सेंट्रिक मतलब होता है उत्केंद्रीय। अब उत्केंद्रीय का क्या मतलब है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के जो उसकी एक्सिस है, ठीक है, उस एक्सिस से हट के अगर कहीं बल लगा रहे हैं, ठीक, तो वो उत्केंद्रीय बल होता है। उसके कारण उसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस और टर्निंग मूवमेंट जनरेट होता है, मतलब उसमें एक प्रतिबल जनरेट होता है जो उसको मोड़ने की या घुमाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो एक्सेंट्रिक बिल्कुल है, क्योंकि आप देखिए एक यहाँ लगा रहे हैं, एक यहाँ लगा रहे हैं ऊपर। मैं कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। इसमें अगर मैं बोल्ट यहाँ पर लगा दूँ इस जगह पर, ठीक है, अब ये बोल्टेड कनेक्शन में अगर मैं इसको खींचूंगा तो ये ऊपर का हिस्सा इस लाइन के ऊपर ये इधर को जाने की कोशिश करेगा, इधर का हिस्सा वापस जाने की कोशिश करेगा, तो एक क्या होगा, एक आगे की तरफ को खींचेगा, एक पीछे की तरफ को खींचेगा। ठीक है, तो एक टर्निंग मूवमेंट जनरेट होगा, जिस कारण से एक्सेंट्रिसिटी या एक्सेंट्रिक या उत्केंद्रीय बल दोनों लगेंगे, उसके अलावा बेंडिंग स्ट्रेसेस भी लगेंगे। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही, क्योंकि एक्सेंट्रिसिटी के कारण ही बेंडिंग स्ट्रेसेस जनरेट होती हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बियरिंग स्ट्रेसेस, ठीक है, बियरिंग स्ट्रेस को कहते हैं धारण प्रतिबल। ठीक, धारण प्रतिबल। ठीक है, धारण प्रतिबल क्या होते हैं? देखिए, धारण प्रतिबल कंप्रेसिव होते हैं, टेंसाइल होते हैं, एक्सियल होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। धारण प्रतिबल क्या होते हैं? जब आप प्लेट कनेक्शन, जब आप प्लेट को जोड़ते हैं, चाहे वो लैप जॉइंट में हो चाहे बट कनेक्शन में हो, ठीक है, जब आप यहाँ पर रिवेट लगा देंगे तो ये जो रिवेट है, ये रिवेट इन जो प्लेट है, प्लेट के अंदर जो आपने होल बनाया उसके कॉन्टैक्ट में आएंगे। ठीक है, नीचे वाले के भी कांटेक्ट में आएंगे। तो ये जो इसके कारण जो एक दूसरे से इस पर टच होने के कारण जब आप कोई फोर्स लगाएंगे और वो फोर्स जब इस टच व सरफेस के कारण जब उस प्लेट पे ट्रांसफ़र होगा, मतलब इस प्लेट का लोड इस पे ट्रांसफ़र होगा ड्यू टू ये सरफेस जो उसकी कांटेक्ट में आ रही है, उसको कहेंगे हम धारण प्रतिबल। ठीक है, अभी धारण प्रतिबल से क्या होता है, इससे कंप्रेसिव फोर्स जनरेट होता है, क्योंकि एक रिवेट को दबाती है ये। ठीक है, जो प्लेट की सरफेस है वो रिवेट को अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करती है। ठीक, तो इससे कौन से स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं? इससे जनरेट होते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस आर सेम इन। ठीक है, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन होता है वो सेम इनमें से किस जॉइंट में होता है? मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो आपका लैप जॉइंट होता है, लैप जॉइंट आपका इस तरीके से होता है, तो जो रेखा, जो बल की दिशा है, जो बल की रेखा है, जो अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये कभी भी सेम नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्लेन में है। बल्कि बट जॉइंट में क्या होता है, आपने एक प्लेट लगाई, उसके आगे दूसरी प्लेट लगाई, इधर से इस पे फोर्स, इधर से इस पे फोर्स, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो हमेशा सेम रहेगी, जो कार्य की दिशा है वो सेम रहेगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बोथ गलत है, नन ऑफ दीज गलत है, लैप गलत है, इसका सही आंसर होगा बट जॉइंट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलते हैं। बियरिंग फोर्स इन डबल कवर बट जॉइंट इज इक्वल टू। डबल कवर बट जॉइंट क्या होता है पहले ये समझ लें। देखिए, बट जॉइंट ऐसा होता है जिसमें आप एक प्लेट और दूसरी प्लेट को आमने सामने रख के जोड़ते हैं। ठीक है, अब इस प्लेट के ऊपर हमें कवर प्लेट लगाते हैं, क्योंकि अब आमने सामने रखना है तो आप जोड़ेंगे कैसे? यहाँ तो बीच में क्या करेंगे? वेल्डिंग एक ऑप्शन है, अगर आप बोल्टेड कनेक्शन कर रहे हैं तो प्लेट लगानी पड़ेगी।
तो वो जो प्लेट लगती है ना, तो इसमें भी ये पूछा गया क्वेश्चन में कि जो बियरिंग में डबल कवर प्लेट जॉइंट है उसमें जो स्ट्रेस की वैल्यू है P वो कितनी होती है, ठीक है। कितनी होती है मतलब यहाँ पर आपने एक रिवेट लगा दिया या बोल्ट लगा दिया, दूसरा यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। तो जो एक सेक्शन है उस पर कितनी होगी, अब मान लीजिए मैंने P फोर्स इधर लगाया, ठीक है, तो यही बल जब जोड़ पे ट्रांसफ़र होगा तो कितना ट्रांसफ़र होगा, ये जोड़ पे ट्रांसफ़र होगा तो ये बदल जाएगा। देखिए यही कुल बल आधा इस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, आधा इस पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। डबल बट कवर की बात कर रहा हूँ, सिंगल बट कवर होगा तो P रहेगा, डबल बट कवर है तो आधा इस पे ट्रांसफ़र होगा, आधा इस पे ट्रांसफ़र होगा। दोनों मिलके ही तो बल को आधा आधा बांट लेंगे, तभी तो इस फोर्स को बियर करेंगे इधर से। तो इसका कितना वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी P/2 किसी एक पे, ठीक है। P/2 इधर, P/2 इधर, मिला के ये टोटल P फोर्स को रजिस्ट करेंगे, ठीक है। डबल कवर बट जॉइंट इसीलिए बेस्ट जॉइंट है क्योंकि ये लगने वाले प्रतिबल को आधा कर देता है और दोनों सिरों पे आधा आधा उसको बांट देता है, ठीक। चलते हैं अगले पार्ट पे। विच इज़ मोस्ट एफिशिएंट जॉइंट, ठीक है, सबसे सक्षम जोड़ कौन सा है, लैप जॉइंट, बट जॉइंट, सिंगल कवर बट जॉइंट, डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। अब आप लोग भी समझते हैं सबसे सक्षम जोड़ कौन सा है। लैप जॉइंट तो सक्षम होता नहीं सबसे, क्योंकि लैप जॉइंट में एक उत्केंद्रता होती है, वो घूमने की टेंडेंसी बना के रखता है, ठीक है, वो हो नहीं सकता। बट जॉइंट, बिल्कुल बट जॉइंट एक इफेक्टिव और इफिशिएंट जॉइंट है, पर यहाँ पर बट की भी दो क्लासिफिकेशन दे रखी हैं, सिंगल कवर और डबल कवर। अगर यहाँ क्लासिफिकेशन ना दी होती तब इन केस में बट जॉइंट ही सही आंसर था, पर क्योंकि यहाँ क्लासिफिकेशन दे रखी है सबसे बेस्ट कौन सा होगा, डबल कवर, क्योंकि डबल कवर में आप प्लेट्स के ऊपर दो कवर प्लेट लगा के उनको जोड़ देते हैं, जो ये सबसे मजबूत और बिना उत्केंद्रीय बल वाला एक तरीके का जोड़ है, ठीक है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, डबल कवर बट जॉइंट, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑर्डिनरी बोल्ट्स आर ऑल्सो डिफाइंड एज, देखिए इस बार आपके सिलेबस में टाइप ऑफ बोल्ट्स जोड़ दिए गए हैं। बोल्ट्स के टाइप क्या होते हैं जो आपके सिलेबस में है, उसमें पहला होता है अनफिनिश्ड, ठीक है, इसके कई नाम हैं अनफिनिश्ड के, और दूसरे होते हैं फिनिश्ड, ठीक है। इसके अलावा एक HSFG बोल्ट आपको और देखने को मिलेंगे। HSFG बोल्ट फिनिश्ड का ही एक टाइप है। तो इस टाइप के बोल्ट्स होते हैं, ठीक है, अनफिनिश्ड, फिनिश, HSFG। तो जो अनफिनिश्ड बोल्ट्स होते हैं उनका मतलब ये है, जैसे इसका नाम है कि ये पूरी तरीके से फिनिश नहीं होता, रफ बोल्ट्स होते हैं, ठीक है। ये जैसी स्टैंडर्ड आपको स्टील की शीट, स्टील की एक रॉड मिलती है, उसी को उसको हम टर्निंग करके उस पर हम बोल्ट बना देते हैं, ज़्यादा इसकी फिनिशिंग नहीं करते, ठीक है। तो अनफिनिश्ड बोल्ट्स क्या होते हैं, जो इसमें ऑप्शन दिया है, ऑर्डिनरी बोल्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड अनफिनिश्ड बोल्ट, बिल्कुल सही है, ऑर्डिनरी बोल्ट्स को अनफिनिश्ड बोल्ट्स भी कहते हैं। ब्लैक बोल्ट्स, हाँ ये तो इसका बिल्कुल परफेक्ट नाम है, ब्लैक बोल्ट, और रफ बोल्ट, ये तीनों ही इसके नाम है। अगर आपको कभी ऑर्डिनरी बोल्ट्स के नाम पे तीन अलग अलग नाम दे दे या अलग अलग नाम से पूछे तो ये तीनों नाम सही हैं, सही आंसर होगा इसका ऑल ऑफ द अबव डी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक बोल्ट्स आर यूज्ड ओनली इन स्ट्रक्चर, ठीक है, मैंने देखो फिर नाम चेंज किया, यहाँ मैंने ब्लैक बोल्ट्स की बात की, तो ब्लैक के नाम से भी आप समझ जाएं ब्लैक बोल्ट्स भी ऑर्डिनरी बोल्ट्स का ही दूसरा नाम है, ठीक है। ब्लैक बोल्ट्स आर यूज्ड ओनली इन स्ट्रक्चर अंडर, तो ब्लैक बोल्ट कौन से स्ट्रक्चर में यूज़ होते हैं, लाइट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर अंडर स्टैटिक लोड या सेकेंडरी मेंबर। देखिए लाइट स्ट्रक्चर तो आप समझ गए, जिनका वजन बहुत कम होता है ऐसे स्ट्रक्चर में, तो भाई जो रफ बोल्ट है जिसकी स्ट्रेंथ कम है, जिसकी फिनिशिंग कम है, वो लाइट स्ट्रक्चर में ही यूज़ होगा, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है। दूसरा स्ट्रक्चर अंडर स्टैटिक लोड, ठीक है। स्टैटिक लोड ऐसे लोड्स होते हैं जिसपे किसी प्रकार का वाइब्रेटरी लोड, कोई ऐसा कंपन बल या फिर कोई इम्पैक्ट लोड, एकदम से आने वाले बल, ऐसे बल ना आ रहे हो, ठीक है। इम्पैक्ट लोड, झटके वाला या फिर वाइब्रेशन, कंपन वाला, ऐसा कोई बल जब ना आए तो वो स्टैटिक लोड कहलाता है, ठीक। वो एक कांस्टेंट इंटेंसिटी से लगा रहता है बल। तो ऐसी जगहों पे क्या ब्लैक बोल्ट यूज़ होता है, बिल्कुल ऐसी जगहों पे ब्लैक बोल्ट यूज़ होता है जहाँ पर एक स्टैटिक लोड चलता रहता है और लाइट स्ट्रक्चर में भी लगता है। तीसरा सेकेंडरी मेंबर, प्राइमरी और सेकेंडरी मेंबर का अंतर ये होता है कि प्राइमरी मेंबर वो होते हैं जो लोड को फाइनली ट्रांसफ़र करते हैं फाउंडेशन के ऊपर, ठीक है, या कॉलम के ऊपर, ठीक। तो जो कॉलम के ऊपर लोड ट्रांसफ़र करने वाली बीम्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो सीधे कॉलम से जुड़ी होती हैं वो प्राइमरी बीम होती हैं, और जो एक बीम से दूसरी बीम जुड़ी होती है, कभी ये आपने देखा होगा एक बीम से दूसरी बीम जुड़ी, बीम आगे जाके किसी कॉलम से जुड़ी, तो जो बीम से जुड़ी जो दूसरी वाली बीम है जो मेन कॉलम से नहीं जुड़ी है वो कहलाती है सेकेंडरी बीम। और ऐसे जितने भी मेंबर्स हैं जो कि डायरेक्टली लोड ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, जो अपना लोड किसी और मेंबर पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो फिर उस लोड को फाउंडेशन पर ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ऐसे सारे मेंबर्स को हम सेकेंडरी मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। और ब्लैक बोल्ट्स ऐसे ही मेंबर्स में लगाए भी जाते हैं, बाकी अगर प्राइमरी मेंबर है तो ब्लैक बोल्ट्स नहीं लगते। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑर्डिनरी बोल्ट्स आर नॉट यूज्ड इन, मैं एक ही टाइप के एक ही टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए रख रहा हूँ। देखिए कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग पढ़ाते हैं, हमें पता है बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं वो मैं सारे बना रहा हूँ। तो आप देखें अगला क्वेश्चन,
ऑर्डिनरी बोल्ट्स आर नॉट यूज इन, ऑर्डिनरी बोल्ट्स को कहाँ प्रयोग नहीं किया जाता? सेक्शन अंडर वाइब्रेशन मैंने भी बताया था, बिल्कुल सही बात है। सेक्शन अंडर वाइब्रेशन में आप ऑर्डिनरी बोल्ट्स का प्रयोग नहीं करते। सेक्शन अंडर इम्पैक्ट लोडिंग नहीं करते। सेक्शन अंडर फटीग स्ट्रेस, फटीग स्ट्रेस क्या होता है? जब आप लंबे समय तक किसी पे स्ट्रेस लगाए रहते हैं तो एक फटीग की स्ट्रेस जनरेट हो जाती है, जब वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को वापस गेन नहीं कर पाता और एक बार जिस पोजीशन में सैग कर जाता है या जिस एक अटेन कर लेता है एक स्ट्रेस को, वो वापस से उसमें नॉर्मल न्यूट्रल नहीं हो पाता, ठीक है, तब कहते हैं हम फटीग स्ट्रेस जनरेट हो गया। तो फटीग स्ट्रेस में अगर आप नॉर्मल ब्लैक बोल्ट्स लगा देंगे तो वो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से जो इसके तीनों ऑप्शन है वो सही है और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लोड ट्रांसफ़र इन ब्लैक बोल्ट्स अकर बाई, ठीक है। ब्लैक बोल्ट्स में लोड ट्रांसफ़र कैसे होता है? मैंने अभी सबसे पहले आपको लैब में बताया था कि जितने भी लैब जॉइंट है, ठीक है, या बट जॉइंट है, ठीक, उनमें एक बोल्ट यहाँ लगता है जो कि इसकी सरफेस को टच किया रहता है। थोड़ा सा क्लियरेंस देते हैं बट उस क्लियरेंस से लोड ट्रांसफ़र नहीं होता। वो क्लियरेंस इसलिए होती है ताकि बोल्ट अगर थोड़ा सा ओवर साइज भी हो तो लग जाए। उसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब लोड ट्रांसफ़र होता है तो लोड ट्रांसफ़र के समय ये प्लेट हल्का सा स्लिप करके, अगर मान लीजिए फोर्स की डायरेक्शन ये है और इधर ये है, तो ये वाली प्लेट इधर की तरफ को जब खिसकेगी तो इसका ये वाला फेस आके बोल्ट से लग जाएगा और इसकी ये वाली फेस खिसकेगी तो ये प्लेट लग जाएगा। तो ये जो बियरिंग हो रही है ना इसके सरफेस पे, यही बियरिंग लोड को ट्रांसफ़र करती है, ठीक। और दूसरी लोड कौन सा ट्रांसफ़र करता है? इसका शियर। जब तक ये बोल्ट यहाँ से कटेगा नहीं बीच में से, जब तक ये बोल्ट यहाँ बीच में से कटेगा नहीं, तब तक ये ऊपर वाली प्लेट का लोड नीचे वाली प्लेट पे ट्रांसफ़र करता रहेगा, ठीक है। तो शेयरिंग और बियरिंग बिल्कुल दोनों से आपके लोड ट्रांसफ़र होते हैं बोल्टेड कनेक्शंस में, और खासकर ब्लैक बोल्ट में। यहाँ पर मैं HSFG बोल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ ब्लैक बोल्ट्स की। तो ब्लैक बोल्ट शेयरिंग और बियरिंग दोनों से लोड ट्रांसफ़र करते हैं, ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। यही दोनों मेथड्स मिला के ब्लैक बोल्ट्स को एक से दूसरे सेक्शन पे लोड ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक। तो इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर सी, बोथ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट ANB, ठीक है। ANB क्या होता है? देखिए ANB ये एक टर्म जो अब जो कोड यूज़ कर रहे हैं, कोड ने एब्रीविएशंस दिए हैं, कोई शॉर्ट फॉर्म्स दिए हैं बहुत सारी, ठीक है। क्योंकि अगर हर चीज़ को अगर हम स्टील सेक्शन में या RCC में लिखने चले जाएंगे तो हम वो एब्रीविएशन कोई बड़ा बड़ा लिखते रहेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म से बात होती है और वही शॉर्ट फॉर्म स्टैंडर्ड है, आपको इनको एज अ स्टैंडर्ड याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ANB क्या होता है? ANB होता है एरिया ऑफ नेट थ्रेड ऑफ बोल्ट, ठीक है। इसको आसान भाषा में नेट एरिया ऑफ थ्रेड ऑफ बोल्ट भी कहते हैं, ठीक। नेट एरिया ऑफ थ्रेड ऑफ बोल्ट, ठीक है। अब ये थ्रेड ऑफ बोल्ट का नेट एरिया क्या है मैं बता दे रहा हूँ। जब आप कोई बोल्ट बनाते हैं तो बोल्ट में मैंने कल पिछली क्लास में आपको बताया था कि एक शैंक होता है, ठीक है। शैंक प्लेन एरिया होता है और शैंक के नीचे एक थ्रेड का हिस्सा होता है जिस पे आपका चूड़ी चढ़ती है, जिस पे आपका बोल्ट नीचे से आके कनेक्ट होता है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका बोल्ट है, ठीक। तो इस बोल्ट पर जो थ्रेड का हिस्सा है, इस थ्रेड के हिस्से को कहते हैं एरिया ऑफ थ्रेड या एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड, ठीक है। इसमें क्या होगा कि देखिए यहाँ पर तो एरिया सेक्शनल कॉमन है, ठीक, बट यहाँ पर आने के बाद अगर मैं जूम करके दिखाऊँ तो ऐसे करके आपको जिगजैग मिलेगा, तभी तो वो चूड़ी पे नट चढ़ता है। तो इसमें यहाँ पर सेक्शनल एरिया कम है, यहाँ पर रूट पे सेक्शनल एरिया कम है, तो ये जो कम सेक्शनल एरिया है ना, इसी को कहते हैं ANB, ठीक है। एरिया ऑफ रूट ऑफ थ्रेड, ठीक। जो बोल्ट के जो रूट होते हैं उस पर जो सेक्शनल एरिया होता है वो ANB कहलाता है, ठीक है। अब फॉर्मूला दिया है नेट एरिया ऑफ बोल्ट ANB इज़ डिफाइंड एज। तो नेट एरिया ऑफ बोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला जो हमें कोड में दे रखा है नेट एरिया निकालने के लिए वो है ANB इज इक्वल टू π/4 d माइनस 0.938 P डैश का स्क्वायर। ये स्क्वायर है, इंटू 2 मत समझ लीजिएगा इसको, वो टाइपिंग में 2 लिख गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ आपको समझ नहीं आ रही होगी, देखिए यहाँ तक तो ठीक है, ANB मैंने बता दिया, नेट सेक्शनल एरिया होता है, ठीक है। रूट पर जो एरिया होता है वो होता है, ठीक। π/4 आप समझ गए, D आप समझ गए, D डाया ऑफ रिवेट है। बट यहाँ पर 0.938 के बाद एक वर्ड यूज़ हुआ है P डैश। अब इसमें P डैश क्या है? P डैश का मतलब जनरल भाषा में तो पिच होता है, यहाँ पर भी पिच है, पर इसकी पिच थोड़ा अलग टाइप की है। यहाँ पर जो पिच है वो पिच है जो ये रूट आप बना रहे हो ना, ठीक है, इसमें एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी को कहते हैं P डैश, ठीक है। मतलब आपने एक बोल्ट बनाया और उस बोल्ट में एक थ्रेड, दूसरा थ्रेड, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो जो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड के बीच की दूरी होगी वो कहलाएगी P डैश, ठीक है। और इसका सही फार्मूला होगा ANB बराबर π/4 ब्रैकेट में D माइनस 0.9382 इंटू P डैश
और बाहर होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये है एरिया ऑफ नेट टेंसाइल एरिया ऑफ बोल्ट इस थ्रेड वाले सेक्शन पे निकालने का। इसको डिफाइन करते हैं ए एन बी से, ठीक है। इसका नाम याद कर लीजिएगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और बता दूँ, रुकिए, इसमें एक चीज़ छूट गई। ए एन बी के साथ एक एरिया बोर्ड और रिकमेंड करता है, कोड आपका ए एस बी, ठीक है। ए एन बी क्या है? नेट सेक्शनल एरिया ऑफ बोल्ट एट थ्रेड, ठीक है। ये है नेट सेक्शनल एरिया एट शैंक, ठीक है। अब मैं ये समझा दूं है क्या, जो हिंदी वाले छात्र जिनको कन्फ्यूजन हो रहा होगा अब तक, अब मैं उनको बिल्कुल पूरा पूरा समझा दूं कि देखिए, ये आपका मान लीजिए एक बोल्ट है, ठीक। ये इस बोल्ट का शैंक वाला हिस्सा है, प्लेन वाला, ठीक है। इसके नीचे आपने यहाँ पर थ्रेड बनाया, ठीक है। ये आपका थ्रेड बना, ठीक। तो जो ये ऊपर का हिस्सा है ना, जहाँ पर आपने कोई थ्रेड नहीं बना, जो प्लेन एरिया है, ठीक है, वो प्लेन एरिया कहलाता है शैंक, ठीक है। और ये इतना हिस्सा कहलाता है थ्रेड, ठीक। तो जो इस सेक्शनल एरिया को कहते हैं, इसका एरिया जो निकलता है उसको कहते हैं ए एस बी, और जो नीचे वाला निकलता है इसको कहते हैं ए एन बी। यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ और होगा क्योंकि यहाँ इवन है बिल्कुल सरफेस, यहाँ पर थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ये जो अनइवन सरफेस है उसमें कम वाला जो हिस्सा है उसको हम लेंगे। और इसका एक रीज़न और है कि जो अनइवन सरफेस है उस पर आप लोग ये भी समझिए कि आपका कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी मेंबर जब फेल होता है तो वो कहाँ से फेल होता है? जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट होता है। अब एक मेंबर एकदम सीधा है, दूसरा इस तरीके से सेक्शनल एरिया कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, तो वो फेल कहाँ से होगा? जहाँ सेक्शनल एरिया सबसे कम है वहीं से तो टूटेगा। तो इसीलिए जो ए एन बी है ये इसका छोटा वाला सेक्शनल एरिया अंदर वाला, और ए एस बी पूरा बड़ा वाला सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक ए एस बी और ए एन बी आप लोग समझ गए होंगे, कन्फ्यूजन होता आप मुझे मैसेज में बताइएगा। अगले क्वेश्चन है, एज पर आई एस 1367 रिकमेंडेशन नेट शेयर एरिया कैन ऑल्सो बी कैलकुलेटेड बाई, ठीक। अब क्या होता है कि कोड ने आपको ये वाला फॉर्मूला तो दे दिया, ठीक है। ए एन बी बराबर पाई बाय 4 डी माइनस 0.938 पी डैश का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस फॉर्मूले की कैलकुलेशन में दिक्कत ये आती है कि बोल्ट्स की पिच कई बार पता नहीं होती, और पिच हर बार दी भी नहीं होती कहीं। तो पिच कैलकुलेशन की प्रॉब्लम, अगर बहुत एग्जैक्ट एम्पेरिकल फार्मूला पूछेगा तब आप इसकी बात करेंगे, अदरवाइज अगर जनरल फार्मूला दिया हो जहाँ पिच ना दी हो तो आप किससे निकालेंगे? तब आप ये दूसरा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ये क्या है कि IS 1337 रिकमेंड करता है नेट शेयर एरिया को, यानी ए एन बी को ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 0.9 टाइम्स ऑफ ASB, 0.8 टाइम्स ऑफ ASB, 0.87 टाइम्स ऑफ ASB, या 0.78 टाइम्स ऑफ ASB, ठीक है। अब इन चारों में से सही आंसर कौन सा है? तो जो आपको कोड ने IS 800/2007 ने जो रिकमेंड किया है वो है ऑप्शन नंबर डी, 0.78 ASB। मतलब आपका जो शैंक का जो एरिया है, ठीक है, उसको आप 0.78 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बाद जो एरिया आपको मिलेगा वो बराबर होगा ए एन बी के, ठीक है। ये आपके कोड की रिकमेंडेशन है, ठीक। और ये फार्मूला सिंपल भी है क्योंकि आपको इसमें किसी भी प्रकार की पिच निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको सीधा प्रयोग कर सकते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आया, इसमें आपको क्या करना है, जो आपको ए एन बी निकालना है, नेट सेक्शनल एरिया निकालना है, उसको निकालने के लिए आप 0.8 टाइम्स कर देंगे ए एस बी को, ठीक है। ए एस बी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.78 से 0.78 से वो आपका बराबर ए एन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला है जो कोड द्वारा रिकमेंड किया गया है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास ऑफ ऑर्डिनरी बोल्ट शो द, अब देखिए क्लास एक चीज़ जोड़ी गई है बोर्ड द्वारा, कोड द्वारा। क्लास में क्या है कि आपका जो बोल्ट है ना, ऐसा लिखा होता है बोल्ट क्लास, ठीक है, उसके आगे एक नंबर लिखा होता है, ठीक। बोल्ट क्लास के आगे नंबर लिखा होगा जैसे 4.4, ठीक है, 8.8, इस तरीके से। अब यही चीज़ बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करते हैं। इस क्वेश्चन के पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मुझे बतानी थी कि ये बोल्ट की क्लास होती क्या। आप इस क्लास को समझेंगे तभी आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो बोल्ट की क्लास क्या होती है? देखिए, बोल्ट्स को कई कैटेगरीज में डिफाइन किया गया, ठीक। मैं इसको एक आसान चीज़ से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, फास्टनर्स के लिए इस तरीके से ग्रेड और क्लास क्लासीफाई कर दी है बोर्ड ने, कोड ने, ठीक है। सॉरी, बोर्ड निकल रहा है बार बार मेरे मुंह से, कोड ने, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये ग्रेड बता दिए हैं, ठीक। 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 8.8, 10.9, ऐसे कई करके काफ़ी लंबी है सीरीज़ है, ठीक है। तो ये कोड में इन्होंने ये बताया कि जैसे 4.6 दिया हुआ है, ठीक, फॉर एग्जांपल, तो इस 4.6 अगर ग्रेड है, अगर ग्रेड 4.6 है किसी बोल्ट का, तो उसका यील्ड स्ट्रेस यानी कि पराभव प्रतिबल उसका होगा 240, ठीक है।
अगर वही 4.6 है तो उसका अल्टीमेट यानी कि जो अंतिम तनन प्रतिबल होगा वो कितना होगा, वो होगा 400। ठीक है, तो ये वैल्यू इन्होंने फिक्स कर दी है, मतलब ये आपको पूरी वैल्यू नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ कोड बताएंगे। मान लीजिए उन्होंने ग्रेड बता दिया 5.8, तो आपको खुद देखना पड़ेगा उसकी टेंसाइल यील्ड स्ट्रेस होगी 400 और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होगी उसकी 500। इसको निकालने का भी एक तरीका है जो कि बोर्ड ने बताया है, कोड ने बताया है। देखिए मैं फिर से आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। जैसे आपको ग्रेड या फिर क्लास दे रखा होगा कुछ इस टाइप से 4.4, 6.6, 8.8, तो ये जो पॉइंट के पहले वाला नंबर है ना, ये पॉइंट के पहले वाला नंबर अल्टीमेट स्ट्रेस को बताता है। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं, इसके लिए जो फॉर्मूला कोड में दे रखा है, जो आपके IS 800 कोड में दे रखा है, वो फॉर्मूला है, जो आपका ये नंबर है ना, पहले इस नंबर को लिखेंगे, जो भी नंबर दिया उसको बराबर करेंगे 1/100 गुणा FU। ठीक है, FU होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक, अंतिम प्रतिबल कितना है, ठीक है, चरम जो है उसका चरम प्रतिबल, तो FU इससे निकलता है। अब आप क्या करोगे, FU बराबर करोगे तो ये अपने आप 400 आ जाएगा, क्योंकि 100 इधर जाके गुणा होगा तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, 400 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो FU की वैल्यू इससे निकलती है। इसके बाद जो FY है यानी कि जो पराभव प्रतिबल या यील्ड स्ट्रेस है, वो यील्ड स्ट्रेस कैसे निकलेगा, यील्ड स्ट्रेस निकलेगा जो बाद वाला नंबर है ना, ठीक है, उसको विद पॉइंट लिखना है, 0.4 इज इक्वल टू FY/FU। ठीक है, अब ये जो FY है ये है यील्ड स्ट्रेस पराभव प्रतिबल। ठीक, और FU क्या है, FU है आपका अल्टीमेट। अल्टीमेट अभी मैंने 400 निकाला था, तो आप यहाँ पर रखिए 400 और 400 को इधर गुणा करिए 4.4 से, 0.4 से जो वैल्यू आएगी वो आपकी यील्ड स्ट्रेस हो जाएगी। और वैसे भी आप एक बात समझते हैं, चरम प्रतिबल से पराभव प्रतिबल हमेशा कम होता है। पराभव प्रतिबल के बाद मटीरियल अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ खो देता है और वो खुद से ही इलोंगेट होने लगता है। ठीक है, तो ये है इसका FY और FUB का। जिनको नहीं समझ आया मैं आसान भाषा में समझा दूँ। FUB ये अल्टीमेट है, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेस यानी कि चरम प्रतिबल, और FY है यील्ड स्ट्रेस, ठीक है, यानी कि पराभव प्रतिबल। ठीक है, इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके आप जो बोल्ट का क्लास है वो निकालते हैं। ये क्लास आपको इन क्वेश्चंस में दिया होता है, और कोड के अंदर भी जो मैंने अभी ये टेबल दिखाई थी इसमें इतनी चीज़ें दी होती हैं कि आप इससे निकाल सकते हैं कौन सा क्लास के बोल्ट के लिए कौन सी यील्ड और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझ आया तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको क्या क्वेश्चन दिया है, क्लास ऑफ ऑर्डिनरी बोल्ट शोज द प्रॉपर्टीज। जो ऑर्डिनरी बोल्ट है यानी कि ब्लैक बोल्ट है, ठीक है, वो कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्लास से आपको क्या पता चलता है, कुल मिला के सवाल ये कह रहा है। तो जो क्लास से आपको पता चलता है, यील्ड स्ट्रेंथ अभी मैंने बताया, FY पता चलती है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ FU पता चलती है, और बोथ। तो बिल्कुल आपको क्लास से ऑर्डिनरी बोल्ट्स की दोनों चीज़ें पता चल जाएंगी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस भी और उसकी यील्ड स्ट्रेंथ भी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, बोथ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। HSFG बोल्ट्स आर ऑल्सो नोन एज, ठीक है, HSFG बोल्ट्स मैंने पिछली क्लास में बताया था, हाई यील्ड फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स। ठीक है, फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ठीक, तो इस टाइप के जो बोल्ट होते हैं HSFG बोल्ट, हाई यील्ड फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट, इनका क्या काम होता है। पहली चीज़ तो ये बोल्ट पहले से प्री टेंशनड होते हैं। ठीक, ये बोल्ट, इनमें जो फ्रिक्शन वर्ड आया ना, ये फ्रिक्शन के अंडर काम करता है। मैंने बताया था पीछे, जो आपका ब्लैक बोल्ट होता है, ब्लैक बोल्ट आपका काम करता है शियर और बियर के कारण। ठीक है, उसमें जब तक आपका वो सरफेस जिस पे वो लगा है, जब तक वो टच नहीं करेगा, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, अगर ये टच नहीं करेगा इधर वाली सरफेस, तो जो थोड़ी सी क्लियरेंस है, तब तक वो लोड को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा। बट HSFG बोल्ट्स में ये नहीं होता। HSFG बोल्ट्स लोड ट्रांसफ़र करते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। इनमें स्लिपेज नहीं होता, मतलब इनमें जो क्लियरेंस है वो टच नहीं भी करेगा तो भी लोड ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा टाइट किए जाते हैं और ये अपना फोर्स इस पर इतना टेंशन क्रिएट कर देते हैं कि इनके जो सर्फेसिस पे फ्रिक्शन जनरेट होती है उसके कारण से लोड ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो HSFG बोल्ट्स ऑल्सो नोन एज हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट सही है, फिक्स ग्रिप गलत है, फ्रेम्ड ग्रिप गलत है, और हाई स्टील ये भी गलत है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर A। HSFG की फुल फॉर्म क्या है, हाई स्टील फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। ऑप्शन नंबर A इसका सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। HSFG बोल्ट्स वर्क्स अंडर कंडीशन। ठीक, यही मैं आपको पीछे बता रहा था, HSFG बोल्ट्स जो हैं वो नॉन स्लिप कंडीशन पे वर्क करते हैं। ठीक, आप इसको अच्छे से समझ लें। नॉन स्लिप क्या होता है, नॉन स्लिप कंडीशन के अंदर अगर आपका मान लीजिए ये एक लैप जॉइंट है और इस पर यहाँ पर एक HSFG बोल्ट आपने लगा दिया, ठीक है, तो ये जो HSFG बोल्ट होगा
ये इस पर चाहे आप क्लियरेंस भले ही आपने 2-2 mm की दे रखी हो, ठीक है, बट ये इस क्लियरेंस के इससे टच करने के बाद लोड ट्रांसफ़र करना नहीं शुरू करेगा, ये उससे पहले ही लोड ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि इसमें जो टेंशन बना हुआ है, इसको टाइट किया गया, उसके कारण जो टेंशन जनरेट हुआ और उस टेंशन से एक प्लेट और दूसरी प्लेट के बीच जो सरफेस से फ्रिक्शन जनरेट हुआ वो उसके कारण ये लोड एक से दूसरे पे ट्रांसफ़र करेगा। अगर इसमें स्लिपेज हो जाती है तो HSFG बोल्ट भी फिर ब्लैक बोल्ट की तरह ही काम करने लगते हैं, तो इसलिए फिर HSFG बोल्ट का पर्पज़ ही खत्म हो जाता है। तो HSFG बोल्ट हमेशा स्लिप कंडीशन, नॉन स्लिप कंडीशन में काम करता है। और वहीं एक चीज़ और बता दूं कि जो ब्लैक बोल्ट होता है वो स्लिप कंडीशन में काम करता है, ठीक है, मतलब वो जब तक स्लिप नहीं होंगे थोड़ा सा, जब तक दोनों प्लेट हल्की सी खिसक के उसकी सरफेस को टच नहीं करेगी, तब तक आपका जो ब्लैक बोल्ट या जो मैंने पहले बोल्ट बताया था वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन आप समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या है, HSFG बोल्ट्स वर्क्स अंडर कंडीशन नॉन स्लिप कंडीशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, ठीक है। बाकी आई थिंक आप लोग सब लोग समझ ही गए होंगे जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा सा टिपिकल है, बट आपके सिलेबस में पढ़ना ज़रूरी है, तो इसलिए प्लीज़ अगर आपको दिक्कत हो तो आप मैसेज करके क्लियर कर सकते हैं। आगे है HSFG बोल्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, HSFG बोल्ट्स को और क्या कहते हैं, ठीक है। नॉन स्लिप कनेक्शन, ये स्लिप आएगा यहाँ पे, गलती से स्टॉप हो गया। नॉन स्लिप कनेक्शन, स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन, फ्रिक्शन टाइप कनेक्शन, ठीक है। तो नॉन स्लिप कनेक्शन, स्लिप क्रिटिकल और फ्रिक्शन टाइप, ये तीनों ही HSFG बोल्ट्स के लिए यूज़ होने वाले टर्म हैं। इसका सही ऑप्शन है आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टील वॉशर्स आर मैंडेटरी विद HSFG बोल्ट्स, ठीक है। स्टील वॉशर्स HSFG बोल्ट्स या फिर हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट्स के साथ ज़रूरी हैं, क्यों? टू डिस्ट्रीब्यूट क्लैंपिंग प्रेशर, बिल्कुल। अगर आप मान लीजिए मैं आपको टॉप व्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये आपका होल है, ठीक, इसके अंदर ये आपका बोल्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये बोल्ट जब इस पर टाइट होगा तो बोल्ट बिल्कुल इस सरफेस की एजेस पर आके ख़त्म होगा, जो बोल्ट का हेड है, ठीक है, हेड की बात कर रहा हूँ मैं, अंदर वाले शैंक की बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होगा, ये जो एज है, एज पर वो जो आपका मेंबर है वो फेल ना हो जाए ट्रांसफ़र लोड में, ठीक है, कहीं वो कट ना जाए वहीं से, ठीक, क्योंकि एजेस पर फेल होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इस कारण से एक बड़ा वॉशर लगा देते हैं और वॉशर के ऊपर आप ट्रांसफ़र करते हैं उस बोल्ट को। तो उससे क्या होता है, जो उसका क्लैंपिंग प्रेशर होता है, टाइट होने की वजह से जो प्रेशर जनरेट होता है वो बड़े एरिया पर ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। तो वो जो बोल्ट का छोटा हेड है उसको वो कंपनसेट कर देता है बड़े एरिया पर। तो पहला बिल्कुल सही है। दूसरा, प्रिवेंट बोल्ट फ्रॉम बियरिंग इनटू स्टील सेक्शन, बिल्कुल, बोल्ट उसको फाड़ के अंदर ना घुस जाए, उससे भी रोकता है स्टील सेक्शन में जाने से, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ, ठीक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ। आप याद रखें, क्लैंपिंग प्रेशर को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है और बोल्ट को बियरिंग से भी बचाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एज़ पर IS 800/2007 डिज़ाइन स्ट्रेंथ VDB, देखिए भाई ये एब्रीवेशंस इसमें काफ़ी आएंगे, ठीक है, तो एब्रीवेशंस आपको याद ही करने पड़ेंगे और कोड ने रिकमेंड भी किए हैं एब्रीवेशंस, ये सारे कोड बुक में दिए हुए हैं, तो जैसे हैं आपको वैसे ही इनको याद करने पड़ेंगे। मैं एक्सप्लेन आपको सारे कर दूंगा, उसके लिए आप टेंशन ना लें, ठीक। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ जो है VDB, ठीक है, V से पहले शेयर हम डिफाइन करते हैं, हमें पहले से ही पता है RCC में V को हम एब्रीवेट यूज़ करते हैं शेयर फोर्स के लिए, ठीक, और VDB, ठीक है, इसके आगे जो D और B लगा है, ठीक है, वो क्या बता रहा है, पहले तो देखिए डिज़ाइन स्ट्रेंथ, ठीक। तो ये जो डी है ना पहला वाला, ये यूज़ कर रहा है डिज़ाइन के लिए, ठीक, और बी कर रहा है बोल्ट के लिए। तो वी मतलब शेयर डिज़ाइन स्ट्रेंथ, और सॉरी बी या नहीं है, डी आएगा यहाँ पे, शेयर डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है, ये है VDB। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए कोड ने रिकमेंडेशन दे रखी है बिल्कुल पहले से, इसको आप कोड बुक में मिल जाएगा आपको, और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ। इसके लिए कोड ने रिकमेंडेशन दे रखी है, VDB शुड बी इक्वल टू VSB, ठीक है। VSB क्या है, VSB है फैक्टर्ड लोड, ठीक है, फैक्टर्ड शेयर लोड। जो लिमिट स्टेट मेथड है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, लिमिट स्टेट मेथड काम करता है फैक्टर्ड लोड के प्रिंसिपल पे, ठीक है। अब फैक्टर्ड लोड क्या होते हैं, देखिए इनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपके किसी स्ट्रक्चर पे शेयर फोर्स आ रहा है 100 किलो न्यूटन, ठीक है, तो ये बोलेंगे आप डिज़ाइन इस 100 किलो न्यूटन के लिए मत करिए, आप डिज़ाइन करिए उस फैक्टर्ड, अभी तो आपका शेयर फोर्स है मान लीजिए लोड ये 100 किलो न्यूटन, आप डिज़ाइन करिए फैक्टर्ड लोड के लिए, ठीक है, फैक्टर्ड लोड का डिज़ाइन करिए। और फैक्टर्ड लोड का मतलब, इसकी टेबल है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा आगे, 1.5 टाइम्स करिए उसका और फिर उसको लोड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इतना इस लोड को इंक्रीज़ कर दीजिए 1.5 × 100, ठीक है, तो अभी आ जाएगा 150 किलो न्यूटन, ठीक। तो आप जो डिज़ाइन करेंगे वो आप 150 किलो न्यूटन के डिज़ाइन करेंगे फॉर द सेक ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो आप इतने अधिक के लिए डिज़ाइन करेंगे स्ट्रक्चर अपना, तब आपका वो फैक्टर्ड लोड कहलाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो लोड है वो फैक्टर्ड लोड में बदल जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एज पर IS 800/2007 डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट शुड बी, तो इन्होंने VDB इज इक्वल टू VSB बताया। ये VSB में S शेयर है, B बोल्ट है, V शेयर है, ठीक है। तो जो फैक्टर्ड लोड है, फैक्टर्ड लोड का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो है C बराबर VDB बराबर VSB, मतलब किसी भी केस में फैक्टर्ड लोड को डिज़ाइन स्ट्रेंथ लोड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अधिकतम इसके बराबर होना चाहिए। और एक चीज़ आप और समझें कि आप किसी चीज़ को डिज़ाइन कर रहे हैं तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ उस पर आने वाले लोड से ज़्यादा ही होनी चाहिए। मान लीजिए मेरा ऑब्जेक्ट है, मेरा स्ट्रक्चर है, वो अगर 100 किलो न्यूटन पे फेल हो रहा है, ठीक है, और मैं उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ भी उसके बराबर रख दूं, नहीं तो उससे ज़्यादा ही बनाया जाएगा, ठीक है। तो यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको कोड ने ये बोला है कि आप इनको बराबर से तो वैल्यूज़ की मतलब डिज़ाइन स्ट्रेंथ को किसी भी केस में फैक्टर्ड लोड से कम नहीं करेंगे, बराबर ही रखेंगे। अधिकतर केस में हम उसको ऊपर ही ले जाते हैं, कम नहीं रखते, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, VDB इज इक्वल टू VSB, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है एज पर IS 800/2007 शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज कैलकुलेटेड बाय, ठीक है। शेयर स्ट्रेंथ आप WSM में भी निकालते थे, यहाँ पर फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले हम ये एब्रीविएशन समझ लेते हैं क्या होते हैं, फॉर्मूले तो फिर बेसिक है, बिल्कुल आप समझ जाएंगे आराम से। देखिए यहाँ पर जो पहली टर्म VDSB दे रखा है, ठीक है, उसका मतलब होता है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। जो पहला VDSB दे रखा है, ये वाला स्टार्टिंग वाला टर्म, ये है डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। दूसरी टर्म यहाँ पे दे रखी है VNSB, ठीक है। VNSB क्या होता है, देखिए VNSB ये होता है, ये V है स्टार्टिंग में, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, यही इन दोनों का अंतर है और इसी से ये पूरा फॉर्मूला डिफाइन होता है। बस फ़र्क इतना सा है, ये बेसिक सी चीज़ आपको याद रखनी है, फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा कि इसमें यहाँ पर D आता है, इसमें यहाँ पर N आता है, N से नॉमिनल, D से डिज़ाइन, बस। बाकी इसमें दोनों शेयर स्ट्रेंथ ही हैं। अब है क्या, देखिए इसको भी आप इस तरीके से समझिए इस फॉर्मूले को, जैसे पहले मैं हटा दूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी की स्ट्रेंथ है 100 किलो न्यूटन की, ठीक है, तो ये उसकी नॉमिनल स्ट्रेंथ है, ठीक। अब 100 किलो न्यूटन की स्ट्रेंथ है, आप डिज़ाइन करते हैं उसको किसी लोड को उठाने के लिए, और 100 किलो न्यूटन की नॉमिनल पर आप 100 किलो न्यूटन का ही डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। भविष्य में अगर कभी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, 100 से 101 भी हो जाती है, तो ये मेंबर तो फेल हो जाएगा, है ना। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ को कुछ कम रखा जाता है नॉमिनल स्ट्रेंथ से, इस कारण से, ठीक है। नॉमिनल स्ट्रेंथ वो होती है जो उसकी वास्तविक सामर्थ्य होती है, अधिकतम सामर्थ्य जो होती है, और डिज़ाइन स्ट्रेंथ को कम इसलिए रखा जाता है कि अगर भविष्य में कभी वो बढ़ भी जाए तो उस केस में वो इतनी ना बढ़ जाए कि स्ट्रक्चर फेल हो जाए। तो ये जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ है इसको इससे कम रखा जाता है। इस कारण से कोड ने क्या किया, कोड ने एक गामा MB नाम से पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगा दिया, ठीक है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। तो ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आप पहले RCC में पढ़े होंगे, 1.78 वर्किंग स्ट्रेस में था फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर क्या करता है, ये पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को आप नॉमिनल से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इससे जो वैल्यू आती है वो कुछ कम ही आएगी। ये दोनों अगर बराबर हैं, मान लीजिए 100 की बात की और 100 डिज़ाइन है, 100 ही नॉमिनल है, तो दोनों बराबर हैं। अब आप डिज़ाइन वाले को किसी फैक्टर सेफ्टी से डिवाइड कर दीजिए तो इसकी वैल्यू कुछ कम हो जाएगी, तो उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसके लिए हम डिज़ाइन करते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको आगे अभी आपको एक फिगर के तौर पे भी दिखा देता हूँ कि पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर होता क्या है और उसकी वैल्यूज़ कैसे कैसे वेरी करती हैं, ठीक है। तो पहले हम उस वैल्यू को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ये है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर जो कोड द्वारा दिया हुआ है। कोड में क्या कहा गया कि देखिए बोल्ट फ्रिक्शन टाइप, बोल्ट बियरिंग टाइप और रिवेट और वेल्ड सबके लिए फैब्रिकेशन के लिए 1.25 वैल्यू दे रखी है। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू 1.25 दे रखी है, मतलब आपने नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ को 1.25 से डिवाइड करिए, उससे आपका डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए लगभग सारी सेम है, शॉप और फील्ड, सिर्फ लास्ट में वेल्ड्स का चेंज हुआ है, बाकी लगभग सारी वैल्यू सेम है। तो आप 1.25 से इसको डिवाइड करेंगे। क्वेश्चन में इसको कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर जो दे रखा है इन्होंने, डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ निकालने के लिए आप नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ को डिवाइड कर देंगे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, ठीक है। मतलब जो भी आपकी VNSB होगी उसको आप डिवाइड करेंगे 1.25 से, और इससे जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी वो आपकी कहलाएगी VDSB या डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है। उसके बाद उसके आगे मैं आपको अगले क्वेश्चन में बताता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो स्टूडेंट चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है एज पर IS 800/2007 नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज कैलकुलेटेड बाय। ठीक है, अभी जो आपने ऊपर क्वेश्चन देखा उसमें दे रखा है शेयर स्ट्रेंथ, यहाँ पर आपने VDSB डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ निकाली है। ठीक है, जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपसे ये नॉमिनल जो VNSB था ये कैसे निकलेगा इसकी बात कर रखी है। तो देखिए VNSB कैसे निकलता है, पहले तो इस फॉर्मूले को देख लें, फिर से इंपॉर्टेंट कई चीज़ें मैं बताऊँगा। VNSB बराबर होता है FU अपॉन √3। तो FU आप जानते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होता है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बराबर FU। अब इसके बाद जो बाकी चीज़ें इसमें दे रखी हैं उनका क्या मतलब है समझ लीजिए। फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, FU अपॉन √3 ब्रैकेट में NN, ये असल में स्मॉल n और उसके नीचे एक सबस्क्रिप्ट होती है छोटी सी NN। ठीक है, इससे डिनोट करते हैं NN। और दूसरा जो है वो NS, ये और ये इनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये NS। ठीक है, मैं कैपिटल से इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको दिखे, टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रही थी उसमें। तो NN और NS। ठीक है, अब ये भी स्मॉल ही होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्या डिनोट कर रहे हैं, इनसे क्या मिलेगा, फिर ANB और ASB में पीछे आपको बता चुका हूँ। नेट सेक्शनल एरिया और शैंक का जो एरिया होता है, तो दोनों एरिया ANB और ASB वही हैं। तो NN और NS क्या होता है इसमें, देखिए NN जो है पहला वाला, इस दूसरे वाले को मैं हटा दूँ, जो पहला वाला NN है वो आपका सेक्शनल प्लेन है। ठीक है, कितने सेक्शनल या शेयर प्लेन बन रहे हैं वो प्लेन को दिखा रहा है। ठीक, नंबर ऑफ प्लेन्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ शेयर प्लेन। ठीक है, यानी कि कितने तलों से ये कट रहा है आपका ऑब्जेक्ट वो दिखा रहा है। अब ये मैं कैसे दिखा रहा हूँ, फिगर से मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जैसे आपका ये पहला फिगर है, ठीक, इसमें आपका एक बोल्ट है जिसमें यहाँ नीचे कहीं थ्रेड है, ऊपर प्लेन शैंक है। ठीक है, दूसरा एक फिगर है जिसमें पूरे में थ्रेड है ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक, अब इसमें देखिए यहाँ पर शेयर कहाँ लगेगा, शेयर यहीं तो लगेगा जहाँ मैंने ये ब्लू कलर से डार्क किया, इसी प्लेन पर कटेगा। तो आपका जो NN और NS है उनमें क्या अंतर है, जो NN है वो आपका है जो नंबर ऑफ प्लेन तब जब आपके थ्रेड में से कट रहा हो, और NS है नंबर ऑफ प्लेन जब आपके शैंक में से कट रहा हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए आपका शैंक का पोर्शन कट रहा है, थ्रेड के पोर्शन से आपका शेयर पार नहीं हो रहा है, आपके ऊपर वाले पोर्शन से शेयर पार हो रहा है, मतलब शेयर का जो सेक्शनल एरिया है वो ऊपर वाले से पार हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में NS होगा। ठीक है, तो NS की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 1, मतलब जितने सेक्शनल प्लेन होंगे, जितने तलों में कटेगा उतने नंबर जोड़े जाएंगे। तो 1 नंबर हो गया यहाँ पर 1, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेन शैंक है वो कट रहा है, नीचे वाला थ्रेड नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर NS हो गया बराबर 1। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरे में आपको दे रखा है जो आपका थ्रेड वाला पोर्शन है, ये थ्रेड वाला पोर्शन है पूरा ऊपर से नीचे तक, और इसमें ये बीच में से कट रहा है। ठीक है, तो आपका जो थ्रेड है वो कट रहा है, तो इस केस में जो N होगा वो होगा 1। ठीक है, और यहाँ पर NS हो जाएगा 0। ठीक है, इसकी वैल्यू ऐसी लिखी जाती है, जिसमें कट रहा होता है उसकी वैल्यू 1, जिसकी नहीं कट रहा होता है उसकी 0। अच्छा, अगर एक से ज़्यादा सेक्शन कट रहे हो तब क्या होगा, मान लीजिए डबल बट जॉइंट है, तो एक सेक्शन यहाँ कट रहा है, एक सेक्शन यहाँ कट रहा है, ये देखिए ये कट रहा है, ये कट रहा है। ठीक है, तो एक सिंगल बोल्ट में कितने सेक्शन कट रहे हैं, यहाँ पर 2 जगह कट रहे हैं, और ये पूरा ही प्लेन बोल्ट है, इसमें नीचे कहीं थ्रेड होगा पर इन कट्स पे कहीं भी थ्रेड नहीं है शेयर पे। तो यहाँ पर NN की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, पर NS की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से आगे देखें, जब आपके पूरे थ्रेड में से कट रहे हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे तक पूरे थ्रेड हैं, ऊपर भी नीचे भी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक सिंगल बोल्ट की अगर बात करें तो NS बराबर 2 हो जाएगा, सॉरी NN बराबर 2 हो जाएगा, NN बराबर 2 हो जाएगा और NS बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए एक क्वेश्चन इसका कैटेगरी और बनती है जिसमें जैसे ये बट जॉइंट है, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आपका बट जॉइंट बना। ठीक, ये आपका बोल्ट है। ठीक है, अब हो सकता है इसके सेंटर से बोल्ट के थ्रेडिंग स्टार्ट हो गई हो। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, और ऊपर शैंक हो। ठीक है, ये आपका बोल्ट है, थोड़ा सा बोल्ट जैसा बना दूँ मैं इसको। ठीक है, यहाँ पर एक सेक्शन ये कट रहा है, एक सेक्शन ये, एक नीचे, यहाँ पे दोनों में। ठीक है, अब यहाँ नीचे बीच से थ्रेडिंग स्टार्ट हो गई है, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, NS बराबर भी 1 हो जाएगा, NN बराबर भी 1 हो जाएगा, और सिंपली कुछ नहीं करना है, इन वैल्यूज़ को यहाँ ला के मल्टीप्लाई करना है इसमें बस। और बाकी AN और ASB और ANB कैसे निकालोगे, मैंने पीछे बताया था। ANB बराबर होता है बराबर 0.78
ASB, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, ANB की वैल्यू आ जाएगी। ASB आपको पहले से ही एरिया सेक्शन दिया होगा। NN आप नंबर ऑफ शेयर से निकाल लीजिए। अगर लैप जॉइंट है तो सिंगल शेयर होगा, एक ही तल से कटेगा, और एक तल से कटेगा तो उस केस में अगर उसकी थ्रेड कट रही है तो आप NN में लगा दीजिए, अगर थ्रेड नहीं कट रही है तो SS में लगा दीजिए। इसमें मोस्टली क्या होता है, एक सेक्शन जीरो हो जाता है। जैसे मान लीजिए NS अगर जीरो हो गया तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। तो इसलिए क्वेश्चन कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस आपको उसको कॉन्सेप्ट समझना था, वो मैंने आपको समझा दिया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो FU अपॉन √3 ब्रैकेट में NN इंटू ANB माइनस NS इंटू ASB, ये होता है इसका फॉर्मूला जो कोड द्वारा हमें दिया गया है नॉमिनल शेयर निकालने का, ठीक है। नॉमिनल शेयर यानी कि VNSB, ठीक है, यहाँ पर काफ़ी कुछ बन गया। VNSB ये निकालने का जो फॉर्मूला हमें दिया गया है वो है ये कोड बुक के द्वारा, IS 800 2007 के द्वारा, ठीक है। अब शेयर की बात हो गई, अब बात करते हैं बियरिंग की, यानी कि धारण की। तो एज़ पर IS 800 2007 डिज़ाइन बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इज गवर्न बाई, ठीक है। तो बियरिंग स्ट्रेंथ मैं पहले बता चुका हूँ काफ़ी डिटेल में, आप लोग ऊपर जाकर फिर देख सकते हैं कि बियरिंग क्या होती है, धारण कब काम करता है। इसका फॉर्मूला कोड बुक ने क्या दे रखा है, इसका फॉर्मूला कोड ने दे रखा है, बस इसमें ये नाम समझने की बात है, काम बिल्कुल शेयर की तरह कर रहा है, VDPB, ठीक है, VDPB। इसमें जो D है वो डिज़ाइन है, ठीक है, V शेयर है, डिज़ाइन शेयर बियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, ऑफ बोल्ट, ठीक है, ऑफ बोल्ट। साफ नहीं चल रहा है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ पूरा, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, ठीक है, ये हो गया। तो ये VDPB है, उसकी वैल्यू इन्होंने ये दे दी। अब जो नॉमिनल वैल्यू है वो क्या होगी, वही नॉमिनल वैल्यू गामा MB से डिवाइड करके आप इसकी भी निकालेंगे। यहाँ P का मतलब जो है ना, P यहाँ P से मतलब बियरिंग से है, ठीक है, यहाँ P बियरिंग दिखा रहा है आपको, ठीक। तो बियरिंग इसमें वैल्यू इसमें दी होगी तो आपको निकाल लेनी है, VNPB को गामा MB से डिवाइड करके, ठीक है, आपको निकल जाएगा इसमें VDPB, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, VDPB बराबर VNPB अपॉन गामा MB, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, VDPB बराबर VNPB अपॉन गामा MB, ठीक है। गामा MB की वैल्यू मैंने भी बताई थी, पार्शियल फैक्टर सेफ्टी आप पीछे उससे निकाल सकते हैं, VDPB आप इससे निकाल लेंगे और VNPB आपको गिवन होगा, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन में। एज पर IS 800 2007 नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ VNPB ऑफ बोल्ट इज कैलकुलेटेड बाय, ठीक है। अब आपने शेयर निकाल लिया और उसके अलावा आपने डिज़ाइन बियर निकाल लिया, डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ बियरिंग में। अब आपको निकालना है नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ, जो ये उसमें दे रखी है ना वैल्यू, ये वाली, जो ये वाली वैल्यू इसमें दे रखी है, ये वाली VNPB, ये होता है नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये नॉमिनल कैसे निकलेगी, ये नॉमिनल के लिए फॉर्मूला जो कोड बुक में दे रखा है वो क्या है, 2.5 kb.d.t.fu, 2.5 kb माइनस d.t.fu, 2.5 kb प्लस d.t.fu या 2.5 डिवाइडेड बाई d इंटू टी इंटू एफ यू। अब पहले समझ लें इसमें चीज़ें क्या क्या हैं, फिर आप लोग उसको सवाल को देखिए। फार्मूले इसके टफ नहीं है, फिर बता दूँ, सिर्फ एब्रीविएशन को समझने की बात है। फार्मूले इतने आसान है कि वर्किंग स्ट्रेस में भी इतने आसान नहीं थे। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, झट झट से फार्मूले इसके सॉल्व हो जाते हैं। देखिए 2.5 न्यूमेरिकल वैल्यू आप समझ लेंगे। इसमें जो KB दिया है अगला, वो KB निकालने का एक तरीका होता है। वो कोड ने क्या दे रखा है KB के लिए कि KB की वैल्यू इन तरीकों से निकलेगी, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पूरा एक है, ठीक है। तो पहला है E/3D0। आप 4 तरीके से वैल्यू निकालेंगे KB की, और इनमें से जिसकी वैल्यू सबसे कम आएगी आप उसकी वैल्यू को वहाँ पीछे फॉर्मूले में पुट करेंगे, ये कोड ने कहा है, ठीक। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए जो पहला वाला है E/3D0, इसमें E है एंड डिस्टेंस, ठीक है। एंड डिस्टेंस मैंने कल खूब आराम से बताई थी, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और D0 है क्लियरेंस, ठीक। क्लियरेंस क्या था, यानी कि जो आपका होल था, जिस होल में आपने रिवेट को इंसर्ट किया या बोल्ट को इंसर्ट किया, उस होल की जो डायमीटर थी वो हम यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर हम रिवेट की डायमीटर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम होल की डायमीटर लगाएंगे। मैंने क्लियरेंस का पिछले चैप्टर में, पिछली क्लास में पार्ट 1 में बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। तो E/3D0 से आप ये वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक। दूसरा आपको दे रखा है P/3D0, ये जो दूसरा कॉन्सेप्ट है ये वाला, ये इससे आप क्या निकालेंगे। तो देखिए पहले आपने एंड डिस्टेंस को डिवाइड किया 3D0 से, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फिर आप दूसरी वैल्यू निकालेंगे इस वाले से, P/3D0 माइनस 0.25। P होती है यहाँ पर पिच, ठीक। पिच की वैल्यू आपको रिवेट बाय रिवेट से दी होगी, फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल पिच होती है।
और 3D नॉट वही सेम है यहाँ पे। डी क्लियरेंस का यानी होल का डायमीटर है, जो होल है प्लेट में उसका डायमीटर है, और इस पूरी वैल्यू को निकाल के माइनस कर दें 0.25 से, तो आपको दूसरी वैल्यू आ जाएगी KB की। ठीक है, तीसरा है FUB/FU। ठीक, इसमें जो UB और U है इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो UB है वो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। पहला वाला है बोल्ट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो जो ऊपर है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है, और जो नीचे है वो है अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, तो जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपके मटेरियल के हिसाब से प्लेट की और बोल्ट की होगी, उन दोनों का भाग कर देंगे और उससे जो वैल्यू निकल के आएगी उससे आपको तीसरा पॉइंट मिलेगा। और चौथा सीधे सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू है 1। अब आपको करना क्या है, ये चारों वैल्यू निकाल के इनको कंपेयर करना है, और इनमें जो वैल्यू सबसे कम होगी उसको आपको उठा के इस फॉर्मूले में लगा देना है KB वाले में। ठीक है, KB में इसकी जगह। फिर डी यहाँ पर डाया ऑफ रिवेट है जो, या बोल्ट है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, T थिकनेस है, थिकनेस ऑफ प्लेट है यहाँ पे। ठीक, और FU क्या होता है, FU अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस है जो आपके बोल्ट है उसकी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं। KB इंटू डी इंटू T इंटू FU। T थिकनेस सबसे लीस्ट होगी, जो टोटल थिकनेस दी होगी उनमें सबसे कम जो थिकनेस होगी, जैसे मान लीजिए प्लेट की और उसके ऊपर कवर प्लेट की, दोनों की थिकनेस दे दी है। ठीक है, मेन प्लेट की और कवर प्लेट की, तो जिसकी थिकनेस लीस्ट होगी वो यहाँ लगेगी T में। ठीक है, और D मैंने बता दिया डाया ऑफ रिवेट या डाया ऑफ बोल्ट, और FU अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, तो 2.5 KB इंटू D इंटू T इंटू FU, ये इसका फॉर्मूला होता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, 2.5 KB इंटू D इंटू T FU। ठीक है, बाकी तीनों गलत हैं। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज डिफाइंड बाई, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज डिफाइंड बाई, स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं किसी जॉइंट के, सम ऑफ शेयर स्ट्रेंथ प्लस बियरिंग स्ट्रेंथ, लीस्ट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ, डिफरेंस ऑफ शेयर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ, या नन ऑफ द अबव। देखिए, किसी भी जोड़ की या कोई भी आप नॉर्मल भाषा में समझे सामर्थ्य क्या हो सकती है। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ दो तरीके से फेल हो रही है, एक वो कट के फेल हो रही है, दूसरी धारण करने के कारण फेल हो रही है। ठीक है, पर कटने में जल्दी फेल हो जा रही है और धारण करने में देर से फेल हो रही है। ठीक है, तो अगर आप इन दोनों फोर्सेस को एक साथ लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट किस में फेल होगा, पहले कट जाएगा ना, धारण तो बाद में फेल होगा। तो जिस वैल्यू में पहले फेल हो जाएगा वही उसकी स्ट्रेंथ होगी, वही उसकी सामर्थ्य होगी। ये आसान भाषा में। अब इन लैंग्वेज ऑफ इस क्वेश्चन क्या बात की है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या होगी, लीस्ट ऑफ शेयर स्ट्रेंथ एंड बियरिंग स्ट्रेंथ, मतलब शेयर और बियरिंग में जिसकी भी मान कम आएगा, पीछे मैंने आपको शेयर और बियर के दोनों फॉर्मूले और उसके कॉन्सेप्ट समझा दिए, तो इन दोनों में से जिसकी वैल्यू भी कम आएगी वही आपकी जॉइंट की स्ट्रेंथ होगी, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, आगे चलते हैं। एज पर IS 800 बेंडिंग स्ट्रेसेस इन लैप जॉइंट इज निगलेक्टेड। बेंडिंग स्ट्रेसेस जो आपके लैप जॉइंट में बन रहे हैं, ठीक है, अगर कभी बेंडिंग स्ट्रेस जनरेट होने लगे, क्योंकि अगर आप सिंगल बोल्टिंग कर देंगे तो एक्सेंट्रिक कनेक्शन होगा, बेंडिंग यहाँ पर बनने लगेगी। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस से जनरेट होने लगे तो इनकी वैल्यूज़ को कब निगलेक्ट किया जाता है, कब इनको मान्य कुछ वैल्यू नहीं दी जाती, ये कोड ने बताया। ठीक है, तो कोड ने इसका मान दिया है जब ग्रिप लेंथ लेस देन 5D होती है। ठीक है, अब ग्रिप लेंथ क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल ये आपका एक लैप जॉइंट है। ठीक, इसमें आपने एक बोल्ट लगाया, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। अब इस बोल्ट का जो ये टॉप का, जो एक प्लेट का टॉप है और जो दूसरी प्लेट का बॉटम है, इनके बीच की दूरी को कहते हैं ग्रिप लेंथ। हेड को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ इसके शैंक से शैंक तक को जोड़ेंगे, ऊपर से नीचे तक, ये होगा ग्रिप लेंथ। ठीक, और ये अगर कम हो 5D से, D डाया ऑफ होल है, ठीक है, नहीं डाया ऑफ बोल्ट है। ठीक है, डाया ऑफ बोल्ट है, जब 5 इंटू D करेंगे आप और इसकी वैल्यू अगर इस शैंक की लेंथ से कम होगी, ठीक है, तो उस केस में आप उस पर बेंडिंग स्ट्रेसेस को नेगलेक्ट कर देंगे, उसके लिए कुछ कंसिडरेशन नहीं होगा, ना ही उसके लिए आप कहीं अकाउंट करेंगे उसको। ठीक है, उसको हम छोड़ देंगे और जैसे डिज़ाइन करते हैं सिंपल वैसे ही करते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल्ट इन लैप जॉइंट्स आर सब्जेक्टेड टू, ठीक है, तो लैप जॉइंट में बोल्ट किसके अंडर होते हैं, मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में बताया था, सिंगल शेयर, डबल शेयर, A एंड B आर करेक्ट, A एंड C आर इनकरेक्ट। ठीक है, तो भाई लैप में कभी भी डबल शेयर हो ही नहीं सकता, लैप में हमेशा सिंगल शेयर होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, सिंगल शेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। इन लैप जॉइंट बियरिंग स्ट्रेस एक्ट एज सेक्शनल एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, ट्रांसवर्स एरिया, ऑल ऑफ द। देखिए जो लैप जॉइंट है, लैप जॉइंट में ये आपका लैप जॉइंट है। ठीक है, इसमें जो बियरिंग स्ट्रेस है, ठीक, बियरिंग कैसे काम करती है, बियरिंग मैं स्टार्टिंग में पूरी डिटेल में बता चुका हूँ कि धारण में काम करता है,
अभी बात आइए धारण में कैसे काम करेगा। अगर आपका ये पूरा सेक्शनल एरिया जब तक इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा प्लेट का, ये काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये फिगर जो बन रही है किस शेप की बन रही है, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर क्यों बन रही, क्योंकि ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया। अगर एक सर्कल है और उसकी पूरा सिलेंडर है और आप सिलेंडर को अगर ऊपर की तरफ से देखेंगे या उसका प्रोजेक्शन लेंगे तो आपको गोल दिखेगा, पर आप इस तरफ से देखेंगे तो आपको रेक्टेंगल शेप का दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो वो रेक्टेंगुलर एरिया ही प्रोजेक्टेड एरिया होता है। तो इसका सही आंसर क्या है, बेयरिंग स्ट्रेस कहाँ एक्ट करेगा, उस सेक्शन के प्रोजेक्टेड एरिया पे, ठीक है। प्रोजेक्टेड एरिया मतलब जो आपकी लेंथ ऑफ शैंक है और जो चौड़ाई ऑफ थैंक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपको एक रेक्टेंगल मिलेगा, उस रेक्टेंगुलर एरिया पर काम करेगा आपका बेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। आगे चलते हैं। इफिशियंसी ऑफ जॉइंट इज़ डिफाइंड बाई, इफिशियंसी कैसे डिफाइन की जाती है, ठीक है। किसी चीज़ की क्षमता कैसे डिफाइन की जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट प्लस स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। किसी जॉइंट की जो ताकत है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक है, अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है। अगर आपने उस प्लेट में छेद कर दिया है, कल भी मैंने बताया था, आपका नेट सेक्शनल एरिया घट जाता है, ठीक। तो नेट सेक्शनल एरिया घट जाता है, इस कारण से उसकी स्ट्रेंथ कुछ कम हो जाती है। तो यहाँ पर क्षमता कैसे पता लगेगी, आप वो जो आपने रिवेट का काटा है या बोल्ट के लिए होल काटा है, उस होल से जो आपका एरिया से जो स्ट्रेंथ निकली वो उसको डिवाइड करें सॉलिड प्लेट की स्ट्रेंथ से, मतलब जिसकी T/B चौड़ाई और लंबाई हो और जिसमें कोई होल ना कटा हो, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी उसकी स्ट्रेंथ को आप डिवाइड कर दें जो आपने यूज़ किया है जॉइंट, उसमें जो होल किए हैं उसकी वजह से जो थिकनेस या उसकी जो एरिया कम हुआ है उससे, ठीक है। तो आपका निकल के आएगा इफिशियंसी ऑफ जॉइंट, ठीक। तो इफिशियंसी ऑफ जॉइंट का सही फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जितने भी सेकंड चैप्टर में आ सकते थे मैंने अधिकतम कराने की कोशिश। स्टूडेंट्स ये थे बोल्टेड कनेक्शन के IS 800 2007 के हिसाब से पार्ट 2 के क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने सारे आपको बता दिए, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम हो आप क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं CMAED एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी ऑलरेडी चल रहे हैं, आप उनके वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। रेगुलर इंटरवल पर हम लोग वीडियोज़ डालते रहते हैं और रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपको विदिन 10 डेज़ आपका ये सिलेबस लगभग हो जाएगा पूरा और रिपेयर मेंटेनेंस भी काफ़ी हद तक हम आपकी ख़त्म करवा देंगे, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।